नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 9वां भाग लेकर। इसके पीछे के 8 भाग जो है वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए आज का कथानक प्रारंभ करते। जिस तरह कोई भी जज अपने सामने से किसी भी मुकदमे का फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले के चश्मदीद गवाह बन सकते थे। संक्षेप में मुकदमेबाजी की जंजीर में वे भी जज, वकील, पेशकार आदि की तरह एक अनिवार्य कड़ी थे। और जिस अंग्रेजी कानून की मोटर पर चढ़कर हम बड़े गौरव के साथ रूल ऑफ लॉ की घोषणा करते हुए निकलते हैं, उसके पहियों में वे टाई राइट की तरह बंधे हुए मनमाने ढंग से मोड़ते चलते थे उसे मनमाने ढंग से मोड़ते हुए चलते थे। एक बार इजलास में खड़े होकर जैसे ही वे शपथ लेते, गंगा कसम, भगवान कसम, सच सच कहेंगे, वैसे ही विरोधी पक्ष से लेकर मजिस्ट्रेट तक समझ जाते कि अब ये सच नहीं बोल सकता। पर ऐसा समझना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि फैसला समझ से नहीं कानून से होता है। और पंडित राधेलाल की बात समझने में चाहे जैसी लगे, कानून पर खरी उतरती थी। पंडित राधेलाल की जो भी प्रतिष्ठा हो रही थी, उनकी प्रेयसी की स्थिति बिल्कुल साफ थी। वह भाग कर आई थी, इसीलिए कुतिया थी। लोग उससे मजाक कर सकते थे और हमेशा ये समझ कर चल सकते थे कि उसे मजाक अच्छा लगता है। ये शिवपालगंज के नौजवानों का सौभाग्य था कि कुतिया ने भी उनको निराश नहीं किया। उसे सचमुच ही मजाक अच्छा लगता था और इसी से मजाक होने पर छूटते ही गाली देती थी, जो कि गंजहों में आत्माभिव्यक्ति का बड़ा जनप्रिय तरीका माना जाता था। शनिचर रंगनाथ को पंडित राधेलाल का किस्सा बड़े ही नाटकीय ढंग से सुना रहा था। तभी उन तीनों नौजवानों में से एक बैठक के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वह नंगे बदन था। उसके जिस्म पर अखाड़े की मिट्टी लगी हुई थी। लंगोटे की पट्टी कमर से पैरों तक हाथी की सूंड की तरह लटकी थी। उन दिनों शिवपालगंज में लगोंटा पहनकर चलने वालों में यही फैशन लोकप्रिय हो रहा था। शनिचर ने कहा, क्या मामला है छोटे पहलवान? पहलवान ने शरीर के जोड़ों पर दांत खुजलाते हुए कहा, बद्री भैया आज अखाड़े में नहीं आए। कहाँ लपक गए? लपक कहाँ जाएंगे, इधर उधर कहीं होंगे। कहाँ होंगे? यूनियन का सुपरवाइजर गेहूं लदवाकर भाग गया। उसी की मीटिंग यूनियन में हो रही है। बद्री भी गए होंगे वहीं। पहलवान ने लापरवाही से चबूतरे पर थूक दिया। कहा, बद्री भैया मीटिंग में बैठकर क्या अंडा देंगे? सुपरवाइजर को पकड़कर एक धोबी पाट मारते, उसी से साला टें हो जाता। मीटिंग सीटिंग से क्या होगा? रंगनाथ को बात पसंद आई। बोला, क्या तुम्हारे यहाँ मीटिंग में अंडा दिया जाता है? पहलवान ने इधर से किसी सवाल की आशा नहीं की थी। उसने कहा, अंडा नहीं देंगे तो क्या बाल उखाड़ेंगे? सब मीटिंग में बैठकर राणों की तरह फाय फाय करते हैं। काम धाम के वक्त खूंटा पकड़कर बैठ जाते हैं। रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विशेष ज्ञान न था। उसने मन में सोचा, लोग यूं ही कहा करते हैं कि हमारी भाषा में सशक्त शब्दों की कमी है। यदि हिंदी के विद्वानों को छोटे पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए तो व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद वे वहाँ की मिट्टी के जर्रे जर्रे से इस तरह से शब्दकोश निकालने लगेंगे। रंगनाथ ने अब छोटे पहलवान को आदर की निगाह से देखा। इत्मीनान से बात करने के मतलब से कहा, अंदर आ जाओ पहलवान, बाहर कौन गाज गिर रही है, हम यहीं चुरैठ हैं। इतना कहकर छोटे पहलवान ने बातचीत में कुछ आत्मीयता दिखाई। पूछा, तुम्हारे क्या हाल हैं रंगनाथ गुरु? रंगनाथ पहलवान ने अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। दोनों वक्त दूध बादाम पीने और कसरत करने की बात काफ़ी हाउसों में भले ही लोगों की उत्सुकता न जगाए, पर छोटे पहलवान के लिए यह विषय पूरी रात पार करने को काफ़ी था। रंगनाथ बोला, हम तो बिल्कुल फिट हैं पहलवान, अपने हाल बताओ। हम सुपरवाइजर को गेहूं बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? इस सुपरवाइजर को गेहूं बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहलवान ने फिर नफरत के साथ चबूतरे पर थूका, लंगोट की पट्टी को आगे खींच कर कसा
और इस प्रकार असफल चेष्टा से वह शुभेच्छा प्रकट की कि वह नंगा नहीं है। इसके बाद अपने को रंगनाथ की समकक्षता में लाकर बोला, अरे गुरु, कहा है तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। वही हाल है। लखनऊ में दिन रात फुट फैरी करता था, तो बिना मसाले के फुट फैरी कैसी? गेहूं तो बेचेगा ही। ये फुट फैरी क्या चीज़ है? पहलवान हंसा। फुट फैरी नहीं समझे? वाह भाई वाह, वह ससुरा बड़ा लासेबाज था। तो लासेबाजी कोई हंसी ठट्टा है? बड़ों बड़ों का गूदा निकल आता है। जमुनापुर की रियासत तक इसी में तिड़ी बिड़ी हो गई। देसी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों के लड़के अंग्रेजी फिल्म देखने जाते हैं। अंग्रेजी बातचीत समझ में नहीं आती, फिर भी बेचारे मुस्कुराकर दिखाते रहते हैं कि वे सब समझ रहे हैं और फिल्म बड़ा मज़ेदार है। नासमझी के माहौल में रंगनाथ भी उसी तरह मुस्कराता रहा। पहलवान कहता रहा, गुरु, इस राम स्वरूप सुपरवाइजर की नक्शेबाजी में पहले से देख रहा था। बद्री पहलवान से मैंने तभी कह दिया कि बस्ताद ये लखनऊ लासेबाजी की फिराक में जाता है। तब तो बद्री भी कहते रहे कि टाँय टाँय ना कर छोटू, साला आग खाएगा तो अंगार हगेगा। अब हर आग भी खाएगा तो गेहूं भी तिड़ी कर ले गया। अब वह आग भी खाएगा और गेहूं भी तिड़ी कर ले गया। पहले तो वैद्य महाराज भी छिपाए बैठे रहे। अब जब पानी का हगा उतरा आया तो सब यूनियन के दफ्तर में बैठकर फुसर फुसर कर रहे हैं। सुना है प्रस्ताव पास करेंगे। प्रस्ताव न पास करेंगे घंटा। गल्ला गोदाम का सब गल्ला तो राम स्वरूप निकाल ले गया। अब कैसे प्रस्ताव पास करके क्या उसका कुछ उखाड़ लेंगे ये लोग? रंगनाथ ने कहा, बद्री से तुमने बेकार की बात की। वैद्य जी से अपना स्वभाव बताते तो वह तभी इस सुपरवाइजर को यहाँ से हटवा देते। अरे गुरु, मुंह ना खुलवाओ। वैद्य जी तुम्हारे मामा हैं, पर हमारे कोई बाप नहीं लगते। सच्ची बात ठूंस दूंगा तो कलेजे में कल आएगी। हाँ, सनीचर ने कहा, छोटू पहलवान, तुम बहुत छान कर चले हो क्या? बड़ी रंगबाजी झाड़ रहे हो। छोटे पहलवान बोले, रंगबाजी की बात नहीं बेटा, मेरा तो रोआ रोआ सुलग रहा है। जिस किसी को दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। वैद्य महाराज को हाल हमसे न कहलवाओ। उनका खाता खुल गया तो भवक जैसा निकल आएगा, मूंदना भी मुश्किल हो जाएगा। यही राम स्वरूप रोज वैद्य जी के ही मुंह में मुंह डालकर 3 तेरह की बातें करता था, और जब 2 ठेला गेहूं लदवाकर रफू चक्कर हो गया तो 2 दिन से टिलटिला रहे हैं, हम भी यूनियन में हैं, हम भी यूनियन में हैं। कह रहे ये प्रस्ताव में चलकर हाथ उठा दो। हम बोले, हमसे हाथ न उठवाओ महाराज, मैं हाथ उठाऊंगा तो लोग कांखने लगेंगे। हाँ, यही राम स्वरूप रोज शहर में घसड़ पसड़ करता घूमता है। उसे पकड़वाकर एक लक्खी इमारत में बंद कराते, कहते हैं कि प्रस्ताव कर लो। बद्री बस्ताद खुद बिलबिलाए हुए हैं, पर सगे बाप का मामला है। ये जांग खोलो तो लाज और वह खोलो तो लाज। तब तक बैठक के सामने लोगों के आने की आवाज़ें सुनाई दी। चबूतरे पर खद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी, टोपी और चादर में भव्य मूर्ति वैद्य महाराज प्रकट हुए। उनके पीछे कई और चेले चपाड़े। बद्री पहलवान सबसे पीछे थे। चेहरा बिना बिना तोबड़े की सहायता से ही तोबड़ा जैसा हो रहा था। उन्हें देखते ही छोटे ने कहा, बस्ताद, एक बड़ा फंटूस मामला है, बड़ी देर से बताने के लिए खड़ा हूँ। खड़े हो तो कौन पिघले जा रहे हो, क्या मामला है? कहकर बद्री पहलवान ने छोटे का स्वागत किया। गुरु शिष्य चबूतरे के दूसरे छोर पर बातचीत करने के लिए चले गए। वैद्य जी और 4-5 आदमी अंदर आ गए। एक ने इत्मीनान की बड़ी लंबी सांस खींची और खत्म होते होते एक सिसकी में बदल गई। दूसरा तख्त पर बैठ गया। उसने इतने जोर से जम्हाई ली कि पहले तो वह जम्हाई रही, पर आखिर में सीटी पर जाकर खत्म हुई। वैद्य जी ने भी तकिए के सहारे बैठकर अपनी टोपी और कुर्ता इस अंदाज से तख्त के दूसरे छोर पर फेंका जैसे कोई बड़ा गवैया एक लंबी तान लगा चुकने के बाद सम पर आ गया हो। ये स्पष्ट हो गया कि सभी लोग कोई बड़ा काम करके थकान उतारने की स्थिति में आ गए हैं। सनीचर बोला, महाराज, बहुत थकान आ गई तो एक बार फिर छनवा दूं? वैद्य जी कुछ नहीं बोले। यूनियन ने एक डायरेक्टर से कहा, दोबारा तो वही यूनियन में छन चुकी है। बढ़िया माल, दूधिया, अब घर चलने का नंबर है। वैद्य जी कुछ देर पूर्ववत चुप बैठे हुए दूसरों की बात सुनते रहे, पर आदत उन्होंने
ये आदत उन्होंने तभी से डाल ली थी जब से उन्हें विश्वास हो गया कि जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता है दूसरों को ज़्यादा बोलने देता है, वही खुद कम बेवकूफ़ बनता है, दूसरे को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। फिर वे अचानक बोले, रंगनाथ तुम्हारी क्या राय है? जिस तरह बिना बताए हुए वैद्य जी ने राय मांगी थी, उसी तरह बिना बात समझे हुए रंगनाथ जी ने कहा, जी जो होता है अच्छा ही होता है। वैद्य जी मूँछों ही मूँछों में मुस्कुराए, बोले तुमने बहुत उचित कहा। बद्री प्रस्ताव के विरुद्ध था, पर बाद में वह भी चुप हो गया। प्रस्ताव एकदम से पास हो गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। रंगनाथ को बाद में ध्यान आया कि वह अपनी राय यूं ही लुटा चुका है। उसने उत्सुकता उत्सुकता पूर्वक कहा, क्या प्रस्ताव किया आप लोगों ने? हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि सुपरवाइजर ने जो हमारी 8,000 रुपये की हानि की, उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। रंगनाथ इस तर्क से लड़खड़ा गया। बोला, सरकार से क्या मतलब? गबन आपकी यूनियन के सुपरवाइजर ने किया और उसका हर्जाना सरकार दे तो कौन देगा? सुपरवाइजर तो अलक्षित हो चुका। हमने पुलिस में सूचना दे दी। आगे सरकार का दायित्व है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। होता तो सुपरवाइजर को पकड़कर उससे गेहूं का मूल्य वसूल लेते। अब जो करना है सरकार करे, या तो सरकार सुपरवाइजर को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करे या कुछ और करे। जो भी हो, यदि सरकार चाहती है कि हमारी यूनियन जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे, तो उसे ही ये हर्जाना भरना पड़ेगा, अन्यथा ये यूनियन बैठ जाएगी। हमने अपना काम कर दिया, आगे का काम सरकार का है। उसकी अकर्मण्यता ही हम जानते हैं। वैद्य जी इतनी तर्क संगत बातें कर रहे थे कि रंगनाथ का दिमाग चकरा गया। वे शासन की अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि शब्द बार बार अपनी बात में ला रहे थे। रंगनाथ को यकीन हो गया कि नए जमाने में लोग जैसी भाषा समझते हैं, उनके मामा पुरानी पीढ़ी के होकर भी वैसी ही भाषा बोलना जानते हैं। बद्री पहलवान छोटे से बातचीत करके वापस आ गए थे। बोले, रामाधीन के यहाँ डाका तो नहीं पड़ा, पर इधर उधर चोरियां होने की खबर आई हैं। वे अपने बाप के सामने प्रायः अदब से बोलते थे। ये बात भी उन्होंने इस तरह से कही जैसे छोटे और उनके बीच की बात का यही निष्कर्ष था। उसे बताना उनका कर्तव्य भी। वैद्य जी ने कहा, चोरी डकैती सर्वत्र नहीं सुन सकता। वैद्य जी ने कहा, चोरी डकैती सर्वत्र यही सुन पड़ता है, देश रसातल को जा रहा है। बद्री पहलवान ने इसे अनसुना करके जैसे कोई हेल्थ इंस्पेक्टर हैजे के बचाव के उपाय बता रहा हो, जन साधारण से पूछा, पूरे गांव में चोरी की चर्चा है, जागते हुए सोना चाहिए। सनीचर ने उछल कर अपना आसन बदला और पूछा, जागते हुए कैसे सोया जाता है पहलवान? बद्री ने सीधी आवाज में कहा, टिपिर टिपिर मत करो, मुझे आज मजाक अच्छा नहीं लग रहा। चबूतरे पर जाकर अंधेरे में छोटे पहलवान के पास खड़े हो गए। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नव नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने हेतु हुई थी। कॉलेज का चमकीले नारंगी कागज का छपा हुआ संविधान नियमावली पढ़कर यथार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन कुछ वैसा ही निर्मल और पवित्र है हो जाता है जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय पढ़कर, क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना राष्ट्र के हित में हुई थी। इसीलिए उसमें और कुछ हो या नहीं, गुटबंदी काफ़ी थी। वैसे गुटबंदी जिस मात्रा में थी उसे बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता, पर जितने कम समय में वह विकसित हुई उसे देखकर लगता था काफ़ी अच्छा काम हुआ। वह 2-3 साल में ही पड़ोस के कॉलेज की गुटबंदी की अपेक्षा ज़्यादा ठोस दिखने लगी थी, बल्कि कुछ मामलों में तो वह अखिल भारतीय संस्थाओं तक का मुकाबला करने लगी थी। प्रबंध समिति में वैद्य जी का दबदबा था, पर रामाधीन भी कमखेड़ भी अब तक उसमें अपना गुट बना चुके थे। इसके लिए उन्हें बड़ी साधना करनी पड़ी। काफ़ी दिनों तक वे अकेले ही अपने गुट में बने रहे। बाद में एक आध मेंबर भी उनकी ओर खींचे। अब बड़ी मेहनत के बाद कॉलेज के नौकरों में 2 गुट बन गए थे, पर उनमें अभी बहुत काम होना था। प्रिंसिपल साहब तो वैद्य जी पर पूरी तरह आश्रित थे,
पर खन्ना मास्टर अभी उसी तरह रामाधीन के गुट पर आश्रित नहीं हो पाए। उन्हें खींचना बाकी था। लड़कों में भी अपनी दोनों गुटों की हमदर्दी के आधार पर अलग अलग गुट नहीं बने थे। उसमें अपनी गाली गलौज और मारपीट तो थी, पर इन कार्यक्रमों को अभी तक उचित दिशा नहीं मिल पाती थी। गुटबंदी के उद्देश्य से न होकर ये काम व्यक्तिगत कारणों से होते थे और इस तरह लड़कों की गुंडागर्दी की शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थों पर नष्ट हो जाती। उसका उपयोग राष्ट्र के सामूहिक हित में नहीं होता रहा। गुटबंदों को अभी इस दिशा में भी बहुत काम करना था। यह सही है कि वैद्य जी को छोड़कर कॉलेज के गुटबंदों में अभी अनुभव की कमी थी। उनमें परिपक्वता नहीं थी, पर प्रतिभा थी। उसका चमत्कार साल में एक आध बार जब फूटता तो उसकी लहर शहर तक पहुंचती। यहाँ कभी कभी ऐसे हाथ दांव भी चले जाते जो बड़े बड़े पैदाइशी गुटबंदों को भी हैरानी में डाल देते। पिछले साल रामाधीन ने वैद्य जी पर एक ऐसा ही दांव फेंका। वह खाली गया, पर उसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। अखबारों में जिक्र आया। उसमें एक गुटबंद इतना प्रभावित हुआ कि वह शहर से कॉलेज तक सिर्फ दोनों गुटों की पीठ ठोकने को दौड़ा चला आया। यह एक सीनियर गुटबंद था और अक्सर राजधानी में रहता था। पिछले 40 साल से वह अपने 24 घंटे गुटबंदी के नाम अर्पित किए हुए था। उसकी जिंदगी ही गुटबंदी का चलता फिरता छोत बन गई थी। वह अखिल भारतीय स्तर का आदमी था और उसके बयान रोज अखबार में पहले पन्नों पर छपते, जिनमें देशभक्ति पर गुटबंदी का अनोखा संगम था। उसके एक बार कॉलेज में आ चुकने के बाद लोगों को इत्मीनान हो गया कि यहाँ अब कॉलेज भले ही खत्म हो जाए, गुटबंदी खत्म नहीं होती। सवाल है कि गुटबंदी क्यों थी। ये पूछना वैसा ही है जैसे पानी क्यों बरसता है, सत्य क्यों बोलना चाहिए, वस्तु क्या है, ईश्वर क्या है। वास्तव में ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी लगभग दार्शनिक सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए दर्शन शास्त्र जानने की जरूरत है और दर्शन शास्त्र जानने के लिए हिंदी का कवि या कहानीकार होने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार वास्तव में दार्शनिक हैं और कविता या कथा साहित्य में तो वे सिर्फ यूं ही लिखते हैं। किसी भी सुबुकवादी उपन्यास में पढ़ा जा सकता है कि नायक ने नायिका के जलते होंठों पर ओंठ रखे और कहा, नहीं नहीं निशी, मैं उसे नहीं स्वीकार कर सकता। वह मेरा सत्य नहीं है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। निशी का ब्लाउज जिस्म से छूकर जमीन पर गिर जाता है और वह अस्फुट स्वर से कहती है, निक्कू, क्या तुम्हारा सत्य मेरे सत्य से अलग है? इसी को ठाएं कहते हैं। इसी के साथ निशी और निक्कू फिलॉसफी की 1000 मीटर वाली दौड़ पर निकल पड़ते हैं। अब निशी की ब्रा भी जमीन पर गिर जाती है। निक्कू की टाई और कमीज हवा में उड़ जाती है। गिरते पड़ते एक दूसरे पर लोटते पोटते वे मैदान के दूसरे छोर पर लगे हुए फीते को सत्य समझकर किसी तरह यहाँ पहुँचते हैं। तब पता चलता है कि वह सत्य नहीं, फिर संयोग श्रृंगार जलते हुए ओंठ फिलॉसफी की मार। थोड़ी ही देर में वे मैदान छोड़कर जंगल में आ जाते। पत्थरों से छिलते हुए कांटों के विंधे नंगे बदन झांक झांक कर प्रत्येक झाड़ी में देखते और इस तरह नंगापन, सुबुक चूमा चाटी, व्याख्यान आदि के माहौल में उस खरगोश का पीछा करते रहते जिसका नाम सत्य है। ये फिलॉसफी लगभग सभी महत्वपूर्ण काव्यों और कथाओं में होती और इसीलिए ठीक नहीं कि इस उपन्यास के पाठक भी काफ़ी देर से फिलॉसफी के एक लटके का इंतज़ार कर रहे हों और सोच रहे हों कि हिंदी का ये उपन्यासकार इतनी देर से अब और तो सब कह रहा है, फिलॉसफी क्यों नहीं कहता, क्या मामला है, ये फ्रॉड तो नहीं है। ये सही है कि सत्य, अस्तित्व आदि शब्दों के आते ही हमारा कथाकार चिल्ला उठता है, सुनो भाइयों, ये किस्सा कहानी रोक कर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं वास्तव में फिलॉसफर था, पर बचपन के कुसंग के कारण ये उपन्यास और कविता लिख रहा हूँ। इसलिए हे भाइयों, यह 16 पेजी फिलॉसफी का लटका, और अगर मेरी किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें भ्रम हो गया हो, मुझे औरों जैसी फिलॉसफी नहीं आती, और उस भ्रम को इस भ्रम से काट दो। तात्पर्य यह है कि क्योंकि इस फिलॉसफी बघाड़ना प्रत्येक कवि और कथाकार के लिए अपने आप में एक वैल्यू है, क्योंकि मैं कथाकार हूँ, क्योंकि
सत्य, अस्तित्व आदि की तरह गुटबंदी जैसे एक महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र आ चुका है। इसलिए 16 पृष्ठ के लिए तो नहीं, पर 1-2 पृष्ठ के लिए अपनी कहानी रोककर मैं भी पाठकों से कहना चाहूँगा, सुनो सुनो हे भाइयों, वास्तव में तो मैं एक फिलॉसफर हूँ, पर बचपन के कुसंग के कारण। वेदांत के अनुसार, जिसका हवाला वैद्य जी आयुर्वेद के पर्याय के रूप में दिया करते थे, गुटबंदी परात्मानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेदांत हमारी परंपरा है। चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमने अपनी बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से खोद कर निकाला है। अभी हम हवाई जहाज से यूरोप जाते हैं, पर यात्रा का प्रोग्राम ज्योतिषी से बनाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और इनकम टैक्स की दिक्कतें दूर करने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं। स्कॉच विस्की पीकर भगंदर पालते हैं और इलाज के लिए योगाश्रमों में जाकर सांस फुलाते हैं, पेट सिकोड़ते हैं। उसी तरह विलायती तालीम में पाया हुआ जनतंत्र स्वीकार करते हैं और उसको चलाने के लिए अपनी परंपरागत गुटबंदी का सहारा लेते हैं। हमारे इतिहास में चाहे युद्ध काल रहा हो या शांति काल, राजमहलों से लेकर खलिहानों तक गुटबंदी द्वारा मैं को तू और तू को मैं बनाने की शानदार परंपरा रही है। अंग्रेजी राज में अंग्रेजों को बाहर भगाने के झंझट में कुछ दिनों के लिए हम उसे भूल गए थे। आज़ादी मिलने के बाद अपनी और परंपराओं के साथ इसको भी हमने बढ़ावा दिया है। जब हम गुटबंदी को तू मैं, लात जूता, साहित्य, कला आदि सभी पद्धतियों से आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारी सांस्कृतिक आस्था है। यह वेदांत को जन्म देने वाली देश की उपलब्धि है। यही संक्षेप में गुटबंदी का दर्शन, इतिहास और भूगोल है। इन मूल कारणों के साथ कॉलेज में गुटबंदी का एक दूसरा कारण लोगों का ये विचार था कि कुछ होते रहना चाहिए। यहाँ सिनेमा नहीं, होटल नहीं, कॉफ़ी हाउस नहीं, मारपीट, छुरेबाजी, सड़क की दुर्घटनाएं, नए नए फैशनों की लड़कियाँ, नुमाइशें, गाली गलौज, सार्वजनिक सभाएं, ये भी नहीं है। लोग कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या सुने, इसलिए कुछ होते रहना चाहिए। 4 दिन हुए कॉलेज में एक प्रेम पत्र पकड़ा गया जो एक लड़के ने लड़की को लिखा। लड़के ने चालाकी दिखाई थी। पत्र पढ़ने से लगता था कि वह सवाल नहीं, लड़की के पत्र का जवाब है, पर चालाकी कारगर नहीं हुई। लड़का डांटा पीटा गया, कॉलेज से निकाला गया। फिर उसके बाप के इस आश्वासन पर कि लड़का दोबारा प्रेम नहीं करेगा, इस बाटे पर कॉलेज के नए ब्लॉक के लिए 25,000 ईंटें दे दी जाएंगी। कॉलेज में फिर से दाखिल कर लिया गया। कुछ हुआ भी तो उसका असर 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। उससे पहले एक लड़के के पास देसी कारतूस तमंचा बरामद हुआ। तमंचा बिना कारतूस का था और इतना भोंड़ा बना था कि इस देश के लोहारों की कारीगरी पर, यहाँ पर मिस प्रिंट है, इस देश के लोहारों की कारीगरी पर रोना आता था। पर इन कमजोरियों के होते हुए भी कॉलेज में पुलिस आ गई और लड़के को वैद्य जी का आदमी होने के बावजूद क्लर्क साहब को लेकर थाने पर चली गई। लोग प्रतीक्षा करते रहे कुछ होने वाला है और लगा कि 4-6 दिन तक कुछ होता रहेगा, पर शाम तक पता चला कि जो निकला था वह तमंचा नहीं था, बल्कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। क्लर्क साहब थाने पर पुलिस के कहने से नहीं, बल्कि अपने मन से तफरीह करने के लिए गए थे। और लड़का गुंडागिरी नहीं कर रहा था, बल्कि बांसुरी अच्छी बहुत बजाता है, इसीलिए था। शाम को जब क्लर्क तफरीह करता हुआ लड़का बांसुरी बजाता हुआ थाने से बाहर निकला तो लोगों की तबीयत गिर गई। वे समझ गए ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उनके सामने फिर वही शाश्वत प्रश्न पैदा हो गया, अब क्या हो। इस वातावरण में लोगों की निगाह प्रिंसिपल साहब और वैद्य जी पर पड़ी। वैद्य जी तो अपनी जगह मदन मोहन मालवीय शैली की पगड़ी बांधे इत्मीनान से बैठे थे, पर प्रिंसिपल साहब को देखकर लगता था कि ये बिना किसी सहारे के बिजली के खंभे पर चढ़े हुए
दूर से ही किसी को देखकर चीख रहे हैं। देखो देखो, वह कोई शरारत करना चाहता है। उनकी निगाह में सच संदेह था और अपनी जगह पर चिपके हुए प्रत्येक भारतवासी का ये भय था कि कोई हमें खींचकर हटा ना दे। लोग कमजोरी ताड़ गए उनको और उसी लपेट में वैद्य जी को लुलहाने लगे। ऊपर वे लोग भी मार ना पड़ जाए इस डर से पहले ही मारने पर आमादा हो गए। उन्हीं दिनों एक दिन खन्ना मास्टर को किसी ने बताया कि हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल की एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वे इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सबसे बड़े लेक्चरर थे। इसी धोखे में वे एक दिन वैद्य जी से कह आए कि उन्हें वाइस प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए। वैद्य जी ने सिर हिलाकर कहा, यह एक नवीन विचार है। नव युवकों को नवीन चिंतन करते ही रहना चाहिए। उनके प्रत्येक नवीन विचार का मैं स्वागत करता हूँ, पर यह प्रश्न प्रबंध समिति के देखने का है। उसकी अगली बैठक में यदि ये प्रश्न आया तो इस पर समुचित विचार किया जाएगा। खन्ना मास्टर ने यह नहीं सोचा कि प्रबंध समिति की अगली बैठक कभी नहीं होती। उन्होंने तत्काल वाइस प्रिंसिपल का पद पाने के लिए एक दरख्वास्त लिखी और प्रिंसिपल को इस प्रार्थना के साथ दे दी कि इसे प्रबंध समिति की अगली बैठक में पेश कर दिया जाए। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर की इस हरकत पर हैरान रह गए। उन्होंने वैद्य जी से जाकर पूछा, खन्ना को ये दरख्वास्त देने की सलाह आपने दी है? इसका उत्तर वैद्य जी ने 3 शब्दों में दिया, अभी नव युवक है। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रिंसिपल साहब शिवपालगंज के रास्ते पर मिलने वाले हर आदमी से प्राणी शास्त्र का ये तथ्य बताते रहे कि आजकल के लोग न जाने कैसे हो गए। खन्ना मास्टर की इस हरकत का वर्णन वे मुंह में राम बगल में छुरी, हमारी ही पाली लोमड़ी हमारे ही घर में हुआ, यद्यपि लोमड़ी हुआ नहीं करती। पीठ में छुरा भोंकना, मेढक को जुकाम हुआ है जैसी कहावतों के सहारे करते रहे। एक दिन उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर प्रतीकवादी ढंग से कहा, एक दिन किसी घोड़े के सुम में नाल ठोकी जा रही थी। उसे देखकर एक मेढक को शौक चढ़ाया, हम भी नाल ठोकवाएंगे। बहुत कहने पर नाल वाले ने मेढक के पैर में जरा सी कील ठोक दी। बस मेढकी भाई वहीं ढेर हो गए। शौकीनी का नतीजा बुरा होता है। इस पंचतंत्र के पीछे वही वह था। आज जो वाइस प्रिंसिपल होना चाहता है वह कल प्रिंसिपल चाहेगा। इसके लिए वह प्रबंध समिति के मेंबरों को अपनी ओर तोड़ेगा, मास्टरों का गुट बनाएगा, लड़कों को मार पीट के लिए उकसाएगा, ऊपर शिकायतें भिजवाएगा। वह कमीना है और कमीना रहेगा। तो अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 9वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।